नमस्कार, सोटंच न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन रावल, हमारे साथ हैं प्रख्यात पत्रकार राजा शर्मा और आज हम बात करेंगे देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट पेपर लीक और जैन जी का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ है। दुनिया में जैन जी के आंदोलन के बहुत सारे उदाहरण हुए हैं और भारत में भी इसकी शुरुआत एक नए रूप में हुई है। इस आंदोलन के बहाने और इसके परिणाम और इसके दुष्परिणाम भविष्य में देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा, इन सब मुद्दों पर आज हम राजा शर्मा से जानना चाहेंगे। तो राजा भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि जैन जी एक नई ताकत बनकर, एक नई सनसनी बनकर पूरी दुनिया में उभरी है। अब इसके नतीजे तात्कालिक रूप से जल्दी मिल जाते हैं। अब वो कितने प्रभावी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, भविष्य तय करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो जैन जी आंदोलन हुआ और उनकी जो एक प्रमुख मांग थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो हो गया। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी देश में करीब 1 साल तक किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन उसके नतीजे उस तरह से नहीं आए जितने हफ्ते 10 दिन में जैन जी आंदोलन के आ गए। तो एक तो इसका कारण, दूसरा इसमें सकारात्मक परिणाम आने के दौरान जो प्रक्रिया और प्रतिक्रिया दिल्ली की सड़कों पर हुई, जंतर मंतर पर हुई, उसको भी देश ने देखा है और उसका बहुत अच्छा प्रभाव मुझे लगता है कि नहीं गया जैन जी की भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, उनके पोस्टर्स, उनके बयान, उनके मीम्स, इसकी भी काफ़ी आलोचना हुई है। आप इस पूरे मसले को किस रूप में देखते हैं, बताइए। बहुत अच्छा आपने विषय चयन किया है। खासतौर से इस विषय का सामाजिक सरोकार क्या है उस पर चर्चा अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन दुनिया ने देखा, सबने कवर किया, सोशल मीडिया ने भी उसको लंबे समय तक फ्लोट किया, सर्कुलेट किया, आंदोलन चला, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट, मंत्री का इस्तीफा, ये सब दुनिया में पब्लिक डोमेन में बातें आ चुकी है। मुझे लगता है हमको शुरुआत सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक आप जो टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज़ कर रहे हो, जेन जी, सबसे पहले हमको ये जेन जी के टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए कि हम जेन जी कहते हैं किसको हैं। मतलब अब ये एक नया शब्दावली आ गया मार्केट के अंदर, जेन जी, ठीक है। तो मैं उसको पीछे ले जाता हूँ। हम जब कहते थे जय जवान जय किसान और देश का नौजवान, ठीक है, ये हमारे पास देश का एक बड़ी, जिसको कहते हैं ना, संपत्ति के रूप में, संपदा के रूप में कहा जाता था कि देश का जवान, देश का किसान और देश का नौजवान। जवान मतलब आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं, ठीक है। तो जवान, किसान और नौजवान तीनों के इर्द गिर्द पूरी देश की डेमोक्रेसी फ्लोट करती है। अब आप एक नया शब्द आ गया जेन जी। इस जेन जी को पहले समझते हैं कि जेन जी कौन सी पीढ़ी को कहा जाता है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अखबारों की जो हेडलाइन बनती है जेन जी, इसको जेन का मतलब तो जनरेशन होता है, जी को, जेड को जी कहा गया है यहाँ पे, जी, उसको जेन जी कहा गया। तो मैं 10 सेकंड में समझाने की चेष्टा करता हूँ कि इस डिकेड्स को, कौन से डिकेड्स को किस रूप में माना जाता है। तो मेरे पास जो संदर्भ है, 1928 से लेकर 1945 तक जिन लोगों का जन्म हुआ उनको कहा गया साइलेंस जनरेशंस कहा गया है उनको, अच्छा, रिकॉर्ड के अंदर। फिर 1946 से लेकर 1964 में जिनका जन्म हुआ उनको कहा गया बेबी बूमर्स कहा गया है, ठीक है। फिर आ जाता है 1965 से लेकर 1980 तक के जिन लोगों का जन्म हुआ उनको कहा है जनरेशन एक्स, जेन एक्स कहा गया है उनको। फिर आता है 1981 से 1996 तक, 81 से 96 तक जिनका जन्म हुआ उनको कहा गया मिलेनियल्स कहा गया है, उनको जेन वाई भी कहा गया है, मिलेनियल्स ब्रैकेट में जेन वाई भी कहा गया है। अब बात करते हैं जेन जी की। थोड़ा बहुत सन का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोर और लेस 1995 से लेकर 2015 तक जिनका जन्म हुआ है, 1995 से लेकर 2015 के टर्म में बीच में जिनका जन्म हुआ उनको जेन जी कहा गया है। और जिनका 2015 के बाद जन्म हुआ है उनको जनरेशन अल्फा कहा गया है। तो अभी ये जो सड़क पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको जेन जी के रूप में माना गया है। जेन जी बहुत बढ़िया जानकारी संबोधित किया गया है। ये जानकारी इसलिए ना लिहाज से जरूरी थी कि लोग पूछते हैं जेन जी है क्या। तो 1995 से लेकर 2015 तक के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको जेन जी का रूप में माना जाता है। तो अब मान के चलिए कि जिनकी औसत उम्र जो है ना 28 से लेकर 35 के आसपास की हो, ठीक है। अब ये जेन जी सड़क पे क्यों उतरे, जेन जी सड़क पे किस विषय पे डिस्कस कर रहे थे, ये दुनिया को मालूम है। नीट के आंदोलन को लेकर जेन जी सड़क पर थे, जनता मंदिर से लेकर, ठीक है।
देखिए, आपको शायद जानकारी हो कि मैंने इस बात में पिछले अपन जब शो में उल्लेख किया था कि अभी एक ऐसी इक्वेशन बनी हुई है जिसमें मुझे वीपी सिंह के ज़माने का मंडल कमीशंस का दौर नज़र आ रहा है। मतलब सब्जेक्ट को एक सेकंड के लिए मैं उसको को रिलेट कर रहा हूँ आपके विषय से, कि देश में एक प्रकार का वायलेंस देखने को आपको मिल रहा है। और जैसे ही उन्होंने जेनजी ने संसद की तरफ मार्च किया था तो पथराव, लाठीचार्ज, आंसू केस, दोनों तरफ से जो भी वाद विवाद हुआ यह जांच का विषय हो चुका है, ये परिस्थितियां बनी। उस घटनाक्रम के बाद इस आंदोलन ने देश में एक नए प्रकार का स्पार्क पकड़ लिया था। फिर देश के 12-15 शहर ऐसे हैं जहाँ से विद इन 24 आवर्स ये आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब ये आंदोलन चाहे मुंबई हो, पुणे हो, राजकोट हो, इंदौर हो, देहरादून हो, कोलकाता हो, या एक मतलब बड़ी गति पकड़ने लगा था। तो सरकार को ये समझ में आने लगा अब ये आंदोलन जो है ना केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की जेनजी हमारी घेराबंदी करने में लग चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, इसकी रिलेवेंसी को समझिए सर आप। संसद सत्र का शुरू होना 20 जुलाई से और 20 जुलाई से इस आंदोलन की गति को पकड़ना। वैसे ही 15-20 दिन पहले से बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक व तकरीबन मुझे ध्यान आता है 5-6 तारीख से बैठे हुए थे, ऐसा मुझे ध्यान आता है। ठीक है, तो सोनम वांगचुक का जब तकरीबन 10 किलो वजन कम हो चुका था, हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि सोनम वांगचुक जैसे एक बड़े एक्टिविस्ट पर्यावरणविद जिनका स्वास्थ्य लगातार गिरते जा रहा है, सरकार को इसकी चिंता करना चाहिए और इनकी क्या मांगे हैं इस पर भी चिंतन करना चाहिए। लेकिन लेट नाइट सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा के एक सरदार, मैं अस्पताल का नाम भूल रहा हूँ, उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया, एम्स ले गए थे पहले, सफदरगंज शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, गंगाराम हॉस्पिटल हाँ, तो अस्पताल में ले गए। अब उसके बाद ये आंदोलन नेशनल हेडलाइन बनता चला गया। उसके पहले हेडलाइन नहीं बना था। देखिए, सोनम वांगचुक को नहीं उठाने के पीछे नेशनल मीडिया भी उसको कवर नहीं कर रहा था, बहुत रूटीन बेसिस पे कवर कर रहा था। फिर ये घटनाक्रम इन्होंने चैलेंज किया कि हम संसद की तरफ मार्च करेंगे, और जैसे युवाओं की भीड़ जो लाखों में मानी जा रही थी संसद जा रहे, तो उस समय काउंटर पार्ट पर लाठीचार्ज, आंसू गैस हुआ। तो ये देश दुनिया में वॉशिंगटन पोस्ट से लेके BBC तक इसका ये हेडलाइन बन चुका था। ये तो आपने सबने, मैंने देखा केवल हिस्ट्री को मैंने ब्रीफ किया है इस घटनाक्रम को। अब आपने जो 2 सवाल किए हैं उन पे आते हैं कि क्या ये जेनजी का आंदोलन में सरकार दबाव में आ गई। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, यदि संसद सत्र नहीं चलता, चूँकि संसद सत्र का मूल कोर अभी मुद्दा जो है ना वो ये है कि परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल को पास करवाना, और महिला रिजर्वेशन वाले बिल पे सरकार चूँकि एक बार अप्रैल में बैकफुट पे जा चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार, उसके कारण इस सेशन में बिल लाने के लिए आप देखिए टीएमसी के चलते हुए 20 सांसदों को तोड़ा है, राज्यसभा से 3 टीएमसी के सांसद तोड़े हैं, और शिवसेना के भी 6 सांसद इन्होंने तोड़े हैं। तो सरकार अभी अपने आंकड़े जुटाने में लगी हुई है, लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के। लोकसभा में सरकार बहुत पीछे हुआ करती थी, सरकार के पास मैजिक फिगर से बहुत पीछे थी, इसलिए बार अप्रैल में ये बिल गिर भी चुका था। तो मुझे ऐसा लगता है लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन बिल को पास कराना, डिलिमिटेशन बिल को पास कराना, परिसीमन को पास कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। चूँकि विपक्ष ने इस मुद्दे को हथिया लिया था, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हथिया लिया था, और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना दिया, उसके बाद उनको डिटेन किया गया, और राहुल गांधी ने युवाओं की तरफ खड़े होकर उनके पक्ष में संसद नहीं चलने दी 2-3 दिन तक। वो एक बड़ा कारण था जिसके कारण सरकार बैकफुट पे आई। सर जी, इसमें जो एक प्रमुख बात का जिक्र पूरे देश में हो रहा है कि जेनजी ने जो भाषा इस्तेमाल की, खासकर देश के प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, तमाम नेताओं को लेकर मीम्स बनाए, कार्टून बनाए, पोस्टर्स बनाए, स्लोगन लिखे और नारे भी लगाए, और जिसमें लड़कियों ने, युवतियों ने, महिलाओं ने भी जो भाषा का उपयोग किया, मुझे ऐसा लगता है कि साधारणतः पुरुष भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते, बहुत सीधे तौर पर गाली गलौच वाली भाषा। बिल्कुल। आंदोलन का उद्देश्य एक तरफ रहकर अब उस पर, चूंकि आंदोलन समाप्त हो गया तो पूरा फोकस उस पर है, और सोशल मीडिया कल तक जो जेएनजी के पक्ष में था, आज उन युवतियों के, उन लोगों के वीडियो वायरल कर उस पर एक नई बहस छिड़ चुकी है, और ये गंभीर चिंता का विषय है भी। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैंने इस पर एडिटोरियल लिखा, आपने पढ़ा भी होगा जी। उसमें जो आप कहना चाह रहे हो उसको मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है।
आंदोलन युवाओं की एक शक्ति एक अलग विषय हो सकता है, और देश की युवा शक्ति को कोई भी राजनीतिक पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, ये भी जाहिर है क्योंकि हमारे देश में आज भी अराउंड 65 to 70 करोड़ तकरीबन 35 साल से नीचे की उम्र के फौज खड़ी है, जिसको हम जेनजी के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल लोगों को भी ये समझ में आने लगा कि इस जेनजी की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस जेनजी ने जन्म लिया इंटरनेट पे लिया है सर। हम जब आए तो इंटरनेट हमारे सामने आया। ये जेनजी तो इंटरनेट पे ही जन्मा है। इसने इंटरनेट के उपयोग को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा टूल माना है। ठीक है, और चाहे नेशनल कंपनियां हो, चाहे मल्टीनेशनल हो, या चाहे कॉरपोरेट्स हो, सब जेनजी के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को तैयार करके अपने प्रोडक्ट को बेचती है। वैसे इनकी ताकत का अंदाजा सबको है। ठीक है, इन्होंने जिस तरीके का भाषा शैली का इस्तेमाल किया, मेरी घोर आपत्ति पहले दिन से है। मैं इस पर ऑन रिकॉर्ड लिख चुका हूँ। आर्टिकल 19 के तहत हमारे देश में राइट टू स्पीच है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन राइट टू स्पीच की एक खुद की तय की हुई मर्यादाएं भी होती है। उन मर्यादाओं के साथ लक्ष्मण रेखाओं का पालन करते हुए आप अपनी बात कह सकते हो। इतनी विभत्स, इतनी असंसदीय, इतनी गैर मर्यादित, इतनी आपत्तिजनक भाषाएं देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर की गई, इस पर मैंने उस समय भी आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जेनजी होना एक अलग बात है, लेकिन जेनजी होने का इसका बेजा इस्तेमाल नहीं कह सकते आप। टीवी पे बोल रहे हो, कैमरे पे बोल रहे हो, सोशल मीडिया पे बोल रहे हो। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कोई गली मोहल्ले के व्यक्ति नहीं है कि आप उनको गली मोहल्ले की भाषा में बात कर रहे हो। मेरी बातों से कई लोगों को आपत्ति अभी भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने स्टैंड पे कायम रहूँगा। धारा 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत आप राइट टू स्पीच है, पर उसका गैर जिम्मेदाराना, इससे विभत्स भाषा का इस्तेमाल आपत्तिजनक था, है और मेरी नज़रों में रहेगा भी। आप कोई भी बात कह रहे हो तो आपके बात कहने की अपनी मर्यादाएं होती है सर, और उस मर्यादाओं का लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते आप सब बात की जाती है। सरकार आपसे सुनेगी भी, आपसे संवाद भी करेगी, डायलॉग भी करेगी, लेकिन जिस तरीके का गंदा शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, कुछ गंदे इशारे किए गए। आपने ठीक कहा सर कि पुरुष भी जो है ना, सार्वजनिक जन है, इन भाषाओं को, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने में 4 बार 1000 बार सोचता है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ तो ये भाषा हम उन बच्चियों के मुंह से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था क्या हमारा देश का युवा इस दिशा में भी जा रहा है क्या? मुझे तो लगता है इस एक आंदोलन ने हमको एक नई सीख दी है सर। मंत्री का इस्तीफा अपनी जगह है, वो पॉलिटिकल विषय है, वो सबको मालूम पड़ गया। सरकार तात्कालिक दबाव में आई है, तात्कालिक दबाव में आई है, वो भी संसद के कारण आई है। नैतिकता का कोई ग्राउंड सरकार के पास भी नहीं है, ध्यान रखिए। सरकार को भी हम नैतिकता के पैमाने पर मत लीजिएगा। सरकार के पास नैतिकता का कोई स्पोर्ट नहीं है, सरकार नैतिकता पे चल भी नहीं रही है, भी ध्यान रखिए आप। लेकिन इस दौर में बच्चियों के, बेटियों के, युवतियों के जो कमेंट्स आए ना, उससे हमको समझ में आया कि ये सो कॉल्ड जेनजी जा कहाँ रही है। इनके शब्दावली, इनके मतलब इशारे हमको क्या संकेत दे रहे हैं आने वाले समय में, कि क्या आपके घर की बेटी और बहू आने वाले समय में इस ऐसे इशारों की बात करेगी? ये सामान्य विषय नहीं, ये समाज के चिंतन का विषय है। ये एक नया हमारे सामने एक्सपोजर आया है इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि बेटियां ऐसी बात कर रही है। एक 75 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी हल्की शब्दावली का इस्तेमाल। आपके साथ करियर का जो खिलवाड़ हुआ उसके लिए सब जिम्मेदार हैं और रहेंगे ही। मेरा हमेशा कोट है, हर गलती एक सज़ा मांगती है। जॉन एलिया ने कहा है, हर गलती एक सज़ा मांगती है, वो सज़ा जिसको मिलना चाहिए वो मिलेगी। ठीक है, मैं इसके साथ एक बात और कहता हूँ, व्यक्ति को बोलने दीजिए, व्यक्ति को बोलने दीजिए। उसकी वाणी उसकी परवरिश की गवाही देगी। बहुत बढ़िया बात है। उसकी वाणी उसकी परवरिश की गवाही देती है कि किन संस्कारों में पल के बड़े हो। ये संस्कार तो भारत के नहीं हो सकते कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो हमको तो ऐसा लग रहा था हम किसी यूरोपियन कंट्री के प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। वहाँ माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति कितना सम्मान आप और में जानते हैं, वो तो भारत का तो ये कल्चर कभी भी नहीं रहा। और हम कोई अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, यूरोप में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, ये प्रोटेस्ट तो भारत के दिल्ली राजधानी में जनता मंतर पर चल रहा था, जहाँ पूरे देश की निगाहें थी। तो मुझे लग रहा है ये बिलो स्टैंडर्ड कमेंट, बिलो स्टैंडर्ड इशारे डिसअपॉइंटिंग तो है मेरी नज़रों में। और जिस तरीके से इसको
मतलब जेन जी की अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है, वो भी तो आपत्तिजनक है। आपका मुद्दा है, उसको सर्वमान्य है, उस मुद्दे को देश ने भी अप्रिशिएट किया, हमने भी किया कि नहीं, इस पर बात होनी चाहिए, इस तरीके से बात होना चाहिए, यह आपत्तिजनक। इसमें एक और बात है राजा भाई, जो विरोधाभासी है कि जैन जी ने अपने जिस मांग को लेकर और ये आंदोलन किया, उसमें प्रधान का इस्तीफा नीट पेपर लीक के मामले में, और जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो जवाबदेही अधिकारी की नहीं होती, मंत्री की मानकर और उसके इस्तीफे पर अड़े रहे। आंदोलनकारियों पर कोई केस नहीं किया जाएगा, उस पर भी वो अड़े रहे, उनको मुआवजा देना है, वो भी उनकी एक प्रमुख मांग है। जब आप सरकार की जवाबदारी तय करते हैं तो क्या इस आंदोलन के आयोजकों को भी ये जवाबदारी लेनी चाहिए कि जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है अपने देश के प्रमुख संवैधानिक लोगों के लिए, उसके लिए उनको भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं आयोजक भी अपनी जगह है, उसके लिए मेरे में जो जिम्मेदार तो है ही। मेरा ये मानना है इस पूरे आंदोलन में जिस तरीके, देखिए आंदोलन एक भीड़ होती है, भीड़ का लीडर, चेहरा और चरित्र तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 1 लाख लोग, 2 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा तिरंगा लेकर आ जाते हैं, तो एक उसमें एक नेशनल स्पिरिट डाल दी जाती है, और युवाओं के भीड़ होने के कारण ऐसा माना जा रहा था कि देखिए देश का युवा सड़क पर आ चुका है, और उस आंदोलन का स्वरूप बदलता जा रहा था, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है सर, आयोजकों की भी बनती है, और जिन्होंने एडवर्स कमेंट किए हैं उनको भी इस बात पे रिग्रेट होना चाहिए कि हमको मर्यादाओं में लेके, लक्ष्मण रेखाओं में लेके, आज माँ बहन की गालियों से संबोधित किया जा रहा है कैमरे पे। कौन से समाज की आप बात कर रहे हो? कौन से फिर आप मतलब जिसको आप हमेशा हम ये कहते हैं, हम धर्म संस्कृति अध्यात्म सनातन का केंद्र हैं दुनिया में जी। धर्म संस्कृति अध्यात्म सनातन ने कभी ये नहीं सिखाया कि घर की बहन बेटियां, मैं तो पुरुषों पे भी आपत्तिजनक है कोई भी शब्द इस्तेमाल करे, और जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया वो तो घोर आपत्तिजनक रहा ही है। और जिन लोगों ने कहा उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो यदि कोई अनसोशल एलिमेंट उस आंदोलन में थे और उन्होंने यदि उसका कोई अनड्यू एडवांटेज लिया है तो वो भी उस पर भी बात होना चाहिए। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पहले तो उन वीडियो को हटाया जाए जो आपत्तिजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को कहा है कि उन वीडियो को हटाया जाए, और जिन लोगों ने उन वीडियो को शेयर किया है उनकी डिटेल भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, मीडिया ने भी मोर और लेस, आपुर में जैसे लोग जो बात कर रहे हैं, सामाजिक लोग बात कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर ही रहे हैं। आंदोलन की ताकत अपनी जगह है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। आंदोलन का बेजा इस्तेमाल हो, उस पर चिंतन जरूरी है। ये सामाजिक चेहरा उभर कर सामने आया है। न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल हुए हैं और उनका अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है तो पुलिस उन पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल, वो इससे बरी नहीं होगी। अच्छा, आपको लगता है कि जैन जी के इस आंदोलन का ये जो स्वरूप बिगड़ा, ये एक तरह से बाढ़ का वो पानी हो गया जो तटबंध तोड़कर कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलता, कुछ नुकसान करेगा वो, और यही सिलसिला अगर आगे चलता रहा तो आपको लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग का भी रूप ले सकता है और सरकार को या किसी भी व्यवस्था को झुकाने के लिए इस हद तक जाने का भी प्रयास फिर हो सकता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, मैंने पहले भी कहा, अभी अपन में आंदोलनों का जिक्र करते हैं। आंदोलनों में अन्ना का आंदोलन इस देश ने 2014 के पहले के आसपास, जब अपन यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो हमने अन्ना के आंदोलन को भी देखा। अन्ना के आंदोलन में और इस आंदोलन का बेसिक फ़र्क समझिए आप। अन्ना का आंदोलन भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था जी, उसको मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। उस समय और एम्बिशियस चेहरे, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, किरण बेदी हो, मनीष सिसोदिया हो, ये लोग उससे जुड़ते चले गए। उन्होंने फिर उसको पॉलिटिकली इनकेश किया, और अन्ना के पीछे भी एक बड़ी ताकतें काम कर रही थी, अदरवाइज ये आंदोलन उस लेवल पे सफल नहीं होता है, ठीक है। उस आंदोलन में लोकपाल एक विषय था। लोकपाल पब्लिक ग्रीवेंसेस एड्रेस करने का विषय था कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्यों न एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए जो उस भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करे, मोर और लेस। वो करप्शन को लेकर था, मूल मुद्दा उस पर करप्शन था, जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे उठाया गया था। ये मुद्दा डायरेक्ट घर से जुड़ा हुआ विषय है। 25 लाख बच्चे यदि प्रभावित हो रहे हैं तो हर घर से जुड़ा हुआ विषय तो डायरेक्ट था। ये तो 25 लाख तो उस समय अपीयर हुए, फ्यूचर में न जाने कितने अपीयर होंगे, कितने बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, करोड़ों बच्चे इस देश में तैयारी करते हैं। तो हर परिवार से जुड़ा विषय था। तो परिवार के पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे कि नहीं, मुद्दा बात सही है, पेपर लीक हुआ है, बच्चे का कैरियर प्रभावित होता है, सरकार उस पर संज्ञान लेना चाहिए।
फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स का भी उनको सपोर्ट रहा बच्चों का। पर पेरेंट्स का सपोर्ट इसलिए नहीं रहा कि आप जाके ऐसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा आप युवा हो, आपका विषय है, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, बात सरकार तक पहुंचना चाहिए और हमारा भी आपको सपोर्ट है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ब्लैकमेलिंग आप करना चाहोगे तो सरकार को कोई ब्लैकमेल कर नहीं पाता सर, समझिए आप। वो तो अभी संसद सत्र नहीं होता तो हो सकता है। आपको मैं बीच में टोक रहा हूँ, क्या हुआ इसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन भी शुरू हुआ है, बिल्कुल, जिन्होंने भोपाल को जाम कर दिया है और जो मुख्यमंत्री आवास भी घेरने जा रहे हैं जी। और ये कमोबेश स्वरूप वही होता जा रहा है कि सरकार से कुछ मांगे मनवानी है तो रास्ते रोको, प्रदर्शन करो, भूख हड़ताल करो। वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास घेरने जा रहे थे, यहाँ मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं। ये बहुत अराजक स्थिति पैदा होने के हालात बन रहे हैं। नहीं देखिए, आंदोलन प्रदर्शन इस देश के मतलब आप 50 साल से उठा के देख लेंगे ना, तो आंदोलन और प्रदर्शन इस देश की हमेशा एक इंडिपेंडेंट वॉइस रही है। मेरा उस वॉइस को समर्थन भी रहता है कि यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यदि आपके पास प्रदर्शन लेकिन हिंसक नहीं होना चाहिए। यदि आप वायलेंट हो जाओगे, वायलेंस के बाद उसका दिशा बदल जाती है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, फिर वो रंजिशों तक चले जाता है। अभी आप मुद्दे की बात करते हो, फिर ये व्यक्तिगत रंजिशों तक चले जाता है। मुझे ध्यान है जब मंदसौर में गोलियां चली थी किसानों पे, बिल्कुल वो भी प्रोटेस्ट था किसानों को लेकर, वहाँ पे भी गोलियां चली थी। तो गोलियां चलना, लाठियां चलना, आंसू गैस चलना, फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। यदि आप कानून को हाथ में लेते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, कूच करते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना काम करती है। कई बार ज़्यादा करती है, कई बार बेजा करती है, कई बार अपने पावर का दुरुपयोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस करने लगती है, ठीक है। वो सब घटनाक्रम होता है, उस पर सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लैकमेलिंग का टूल यदि कोई आंदोलन बने तो सरकारें दबाव में नहीं आती है सर, ये समझिएगा आप, ठीक है। सरकार आपके पावर को देखती है, कितना आपका पावर है, कितने दिन तक आपका पावर है। 8 महीने तक किसान बैठे रहे थे, 8 महीने तक, है ना आपको। और सरकार ने बड़ी बड़ी दीवारें चिनवा दी थी उसके ऊपर, उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना। अल्टीमेटली कोई भी आंदोलन, कोई भी वॉइस, कोई भी प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद डायलॉग होगा ही, डायलॉग होगा ही। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गोलियों से रास्ता निकला हो, गालियों से रास्ता निकला हो, आंसू गैस के गोलों से, ना, कभी नहीं हुआ, जीवन में कभी भी नहीं हुआ। महाभारत काल से उठा के देख लीजिए तब भी, कोई से बड़े युद्ध उठा के देख लीजिए तब भी, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं फिर भी बीच में डायलॉग करते हैं सर। ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं फिर भी बीच में डायलॉग करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, मेमोरेंडम साइन करते हैं सर। अल्टीमेटली कोई भी निष्कर्ष संवाद पे आता है, क्योंकि संवाद हमेशा सजा से बड़ा हुआ है। ठीक बात। आप किसी को सजा दो, उससे बड़ा होता है संवाद। राजा भाई, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। इस आंदोलन को लेकर भी ये लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया पर आता रहा है कि इस तरह के आंदोलन जिससे कि देश को अस्थिर किया जा सकता है, देश में अराजकता की जा सकती है, विघटनकारी ताकतों को मौका मिल सकता है, तो ऐसे लोग, ऐसी सोच वाले लोग और विदेशी ताकतें भी उनको फंडिंग करती है। आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा आंदोलन में कहीं से कोई ऐसा बैक सपोर्ट भी था क्या जिससे देश के हालात बिगड़े? मुझे नहीं लगता। इस पूरे आंदोलन में मुझे कोई ऐसे इंटरनेशनल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं लगता, और कोई ऐसे फोर्सेस जो देश के हालात बिगड़े उनका कोई बहुत से बैकअप हो, मुझे नहीं लगता। और भारत के विदेश मंत्रालय से जब ये सवाल पूछा भी गया था क्या इसमें इंटरनेशनल फंडिंग है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई इस प्रकार का एविडेंस और प्रमाण नहीं है। इंटरनेशनल बैकिंग हो, आई डाउट, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, पर मुझे आई डाउट कि ऐसा कुछ हो। ये पूरे भारत के युवाओं की ताकत थी जंतर मंतर पे, और नीट का गंभीर विषय था। इस गंभीर विषय पे अच्छे देश के अंदर एक वॉइस रेज हुई और प्रोटेस्ट के रूप में सरकार के कानों तक ये बात पहुंची। सरकार को भी ये बातें पहले समझ लेना थी सर। जब 2 लाख लोग बच्चे इकट्ठे हो गए उसके बाद सरकार जाएगी, सरकार को भी ये चीज़ समझ लेना थी कि यदि इस्तीफा मंत्री का लेना है या कोई सुधार करना है, तो आपने एनटीए के 47 लोगों को अब हटाया है, पहले क्यों नहीं हटाया आपने? ये एनटीए के लोग तो अप्रैल में भी जिम्मेदार थे, अब कैसे हटाया? इसका मतलब आप भी प्रेशर बिल्टअप का इंतजार करते हो, गवर्नमेंट भी प्रेशर बिल्टअप का इंतजार करती है। यदि प्रेशर नहीं है तो आप किसी को दोषी ठहरा ही नहीं रहे हो। मंत्री का इस्तीफा मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं था। मेरा तो ये अलग मानना है, जब संसद चल रही थी, यदि प्रोटेस्ट करने जा रहे थे तो जिम्मेदार 10 लोगों को बुला के
कि चलिए आपका रिप्रेजेंटेशन संसद में बात कर लेते हैं, कितना बड़ा मैसेज जाता देश के अंदर। 10 लोग ज्वाइन कर लीजिए, संसद में जाके बात कर लीजिए, सबको लेके थोड़ी जाना लाख लोगों को, डेलीगेशन तो 2-3 लोगों का जाता है, आप 10 चले जाइए, बात कर लीजिए विषय क्या है। सरकार का भयंकर अहंकार था, भयंकर ईगोइस्ट थी गवर्नमेंट। यदि विपक्ष इन्वॉल्व नहीं होता ना तो सरकार मानने वाली भी नहीं थी, बता दूँ आपको। जैसे राहुल गांधी ने इसको लपका, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया, डिटेन किया, तो राहुल थोड़े से हीरो बनने लगे ना, तो सरकार को तनाव हुआ कि संसद नहीं चलने देंगे, डिलिमिटेशन पास नहीं हो पाएगा और युवा कांग्रेस और विपक्ष के साथ जुड़ती चली जाएगी। ये सरकार इसलिए बैकफुट का ही है, सरकार के पास नैतिकता का कोई ग्राउंड नहीं है। मौजूदा सरकार से नैतिकता की आप बात ही मत कीजिएगा। ठीक बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा शर्मा जी। अभी आपने देखा कि किस तरह से पेपर लीक और उससे उपजे आंदोलन के क्या परिणाम रहे और भविष्य में क्या संभावनाएं बनेगी, उस पर हमने राजा शर्मा जी से विस्तार से जाना। धन्यवाद, नमस्कार।